Good morning, students. Today we are in third lecture of basic concepts of chemistry. और लास्ट लेक्चर में बेटा हमने सीखा था कि जो केमिस्ट्री है उसमें हम सब्सटेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्योर और इम्प्योर। और प्योर में जो हमने फर्स्ट टॉपिक किया था बेटा उसका नाम था एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में हमने सीख लिया था, एलिमेंट को हमने समझ लिया था। और अब हमें कुछ एलिमेंट से एक्स्ट्रा चीज़ें जाननी है। जैसे सबसे पहला टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज टाइप ऑफ एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो एक एलिमेंट बेटा जनरली दो ही टाइप से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जो एलिमेंट होगा ये दो ही टाइप का जनरली होगा, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें दो बेसिक टाइप्स का रिजम्बलेंस आ जाता है। तो उस बेसिस पे बेटा हम एलिमेंट को तीन टाइप से क्लासीफाई करने लग गए हैं आजकल। जैसे वन आउट ऑफ दैट इज बेटा मेटल। फर्स्ट हमने मेटल बोला, सेकंड बेटा होता है नॉन मेटल, और थर्ड नंबर पे आता है मेटलॉइड। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा मेटल्स के बारे में। आ जाइए मेटल्स के बारे में समझते हैं कि मेटल होते क्या हैं। वैसे अभी तक की स्टडी में आपने 9th-10th में या 8th क्लास में भी आपने इसके बारे में थोड़ा सा सीखा था। क्या जाना था कि जो मेटल होते हैं बेटा ये बेसिकली कुछ इनका स्पेशल कैरेक्टर होता है, जैसे लस्ट्रस नेचर का होना है ना, इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करना, हीट को कंडक्ट करना, सोनोरस नेचर होता है बेटा इनका, डक्टाइल होते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपने मेटल की 10th क्लास में भी और उसके पहले 8th क्लास में भी पढ़ रखा है। तो इन प्रॉपर्टीज के बारे में बेटा मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता। मेरे हिसाब से आप सबको ये प्रॉपर्टीज इसकी याद होंगी। क्या क्या बताया मैंने कि मेटल इज डक्टाइल इन नेचर, जैसे इसको हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। मैलिएबल होता है, यानी हम इसको सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके या बाय बीटिंग थ्रू हैमर, है ना। इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कर सकता है, हीट को कंडक्ट कर सकता है, और एक स्पेशल साउंड ये क्रिएट करता है, जनरेट करता है, तो इसको हम सोनोरस नेचर बोलते हैं, है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आप मेटल की ऑलरेडी जानते हो, पर हम यहाँ डिस्कस ये करेंगे कि मेटल को हम ये स्पेशल प्रॉपर्टीज मेटल में होती क्यों हैं। स्पेशली बेटा जो मेटल का सबसे स्पेशल कैरेक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना। तो मेटल में एक खास बात होती है बेटा, जो जितने भी मेटल्स को आप जानते हो, आप पेरियोडिक टेबल अभी फिलहाल पढ़ रहे होगे तो वहां से भी आपको पता चला होगा कि हर एक एलिमेंट जो होता है बेटा या तो वो न्यूक्लियाई से जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फील करता है उस वजह से, या तो वो अदर इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि जो बैलेंस सेल है, किसी भी एलिमेंट की जो बैलेंस सेल है, सबसे बाहर वाली सेल है, न्यूक्लियाई से उसकी डिस्टेंस क्या है। ये चीजें आपने ऑलरेडी पेरियोडिक टेबल में पढ़ लिया होगा, तो अभी समझना ध्यान से मेरी बात को। यहाँ पर ये न्यूक्लियाई है बेटा एक मेटल का। तो मेटल के केस में होता क्या है बेटा कि जो सबसे लास्ट वाली सेल होती है, बैलेंस सेल होती है, वहां पर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते कि वो न्यूक्लियस से प्रॉपर अट्रैक्शन फील कर सके। ये मेटल की सबसे बड़ी खासियत होती है। मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ना, सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स, वो जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियाई से वो इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करें। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर नहीं होता मेटल के केस में स्पेशली, समझ गए। तो जब बेटा इस पे ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता तो टेंडेंसी ये होती है एक मेटल की कि वो इजिली इलेक्ट्रॉन बाहर लिबरेट कर सकता है। या यूं समझो आप कि जितने भी मेटल्स होते हैं, सपोज दैट मैं मार्कर को मेटल मान लेता हूं, ध्यान रखना है नहीं ये नॉन मेटल है, पर अगर मैं इस मार्कर को मेटल मान लूं तो इसमें सबसे बड़ी टेंडेंसी क्या है कि इसका जो अपर सरफेस है, जो फ्री स्पेस है इसका, है ना, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते होंगे। ये मेटल की बेटा सबसे स्पेशल बात हो गई कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कम है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका कम होगा, जिस वजह से मेटल के सरफेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, जो सरफेस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी वजह से बेटा ये मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मैं इसके बारे में और डीप आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि मेटल इज द एलिमेंट इन विच एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ठीक है, नॉन मेटल्स के केस में बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नॉन मेटल्स की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियाई से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे होते हैं,
और शायद इसी वजह से बेटा अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर भी हैं, अगर इस नॉन मेटल के अलावा भी कहीं पे इलेक्ट्रॉन है तो उन इलेक्ट्रॉन को भी इसमें एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। ये स्पेशलिटी होती है बेटा नॉन मेटल की। मेटलॉइड कुछ वो चीजें हैं बेटा जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों ही टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज डिफरेंट कंडीशन में मिलती रहती हैं। जैसे मेटलॉइड को आपने थोड़ी सी एनर्जी दे दिया तो ये इलेक्ट्रिसिटी हीट भी कंडक्ट करने लग जाएगा, है ना। मेटलॉइड को आपने नॉर्मल नेटिव स्टेट में मेटलॉइड है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से मिलती जुलती हैं, यानी ये नॉन कंडक्टर है, हीट का कंडक्टर नहीं है। अब नॉन मेटल के केस में बेटा ये ग्रेफाइट आपने जरूर सुना होगा, ये नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है ना। 10th क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और क्यों कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि जब हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं सीट लाइक स्ट्रक्चर, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का फ्री होता है जो डिफरेंट लेयर्स के बीच में मूव कर सकता है ना। मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है ये। अब जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इस कार्बन की बात करो तो 3 वैलेंसीज आर कंप्लीटेड। देखो ये 3 जो मैंने डॉट बनाया है ना, 3 सर्कल किए मैंने, डार्कन किया इनको, तो ये 3 वैलेंसी जिस कार्बन की कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व है। लेकिन अगर अगली 4th वैलेंसी की बात करिए तो ग्रेफाइट की किसी अदर शीट में, है ना, बीच में मूव कर रहा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, है। तो बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सबको पता है ना, ठीक है। अब मेटलॉइड के केस में बेटा आपने एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं दिया तो नहीं करेगा। तो मेटलॉइड जो होते हैं बेटा वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट के बाद बेटा हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंपाउंड। तो चलिए कंपाउंड की थोड़ी सी बात करते हैं, कंपाउंड के बारे में समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इन बेसिक चीजों को सीखना, तब जाके केमिस्ट्री में आप आगे आपको अच्छा लगेगा। जब बेसिक चीजें आपकी क्लियर होंगी तो आगे ये सब ऑलरेडी आसान होता चला जाएगा, है ना। अब ये है भी बहुत आसान, अभी से ही बहुत आसान लग रहा है। कैसे? अब कंपाउंड की बात चल रही है तो कंपाउंड में स्पेशली कंपाउंड को आप ऐसे डिफाइन करते हो बच्चों कि कंपाउंड इज द प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स इन डेफिनिट प्रपोर्शन। दोबारा मेरी बात को समझिएगा कि कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स in definite proportion, used in definite proportion, taken in definite proportion। मतलब कि कंपाउंड वो चीज होती है बेटा जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बनी होती है, जो वो एलिमेंट्स जो आपस में डेफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं, हम उनके प्रोपोर्शन को फिक्स हम रखें। ऐसा नहीं है, हमें इस बात का फ्रीडम बिल्कुल नहीं होता बच्चों कि हम जितनी मर्जी में चाहे जिस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लें, है ना। तो कंपाउंड इज द प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स that are fixed by their mass, that are fixed by their mass, जो अपने मास के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिक्स होते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बहुत आराम से बेटा आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लो मैंने आपको दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये दोनों एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मैंने आपको दिया, ये दोनों सब्सटेंस मैंने आपको दिए, और मैंने बोला बेटा यू हैव टू फॉर्म वाटर, पानी आपको बनाना है। तो अगर आप बेटा इसका पानी बना रहे हो तो बहुत सिंपल सा प्रोपोर्शन आप शुरुआत में 9th क्लास से सीखते हुए चले आ रहे हो कि सपोज दैट मैंने आपको 10 ग्राम ऑफ वाटर हाइड्रोजन दिया था, ठीक है, और 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया था। ये 2 प्रोपोर्शन मैंने आपको दिया, मतलब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाई वेट रेशो क्या आ गया, 1:8, है ना। 80 डिवाइडेड बाई 10, 10 डिवाइडेड बाई 80 करो, 1:8। अगर हाइड्रोजन का आपने 1 मास लिया है तो ऑक्सीजन का मास हाइड्रोजन के मास से 8 टाइम्स ज्यादा है। ये चीजें आपने लिया, आपने इनको रिएक्ट करवाया, डेफिनेटली बेटा द प्रोडक्ट यू विल गेट विल बी H2O। आप पानी बनाने में सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। आप आराम से वाटर बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सही प्रोपोर्शन आपने लिया है, सही इक्वेशन। लेकिन बेटा समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, आप में से किसी ने ये सोचा कि यार एक काम है, सर ने तो हमें H2 और O2 बनाने को दिया है, तो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंपाउंड बनाने को दिया है, वाटर तो सर ने बोला चलो ठीक है हम एक काम करते हैं, हम एक ऐसा कंपाउंड बना देते हैं जिसमें इनका जो प्रोपोर्शन है वो कुछ ऐसा हो। यानी हाइड्रोजन का वेट अगर सपोज दैट 2 ग्राम है तो ऑक्सीजन का मैं ले लेता हूं 32 ग्राम, यानी 1:16।
वहां पर रेशो था 1:8, यहां पर आपने रेशो रख दिया 1:16। आपके दिमाग में ये बात चल रही थी कि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके तो कंपाउंड बनाना था। तो बेटा देखो, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, ये दोनों चीजें आपस में बहुत ज्यादा अलग हैं, बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। फर्क कहां रहा? आपने कंपोजिशन चेंज किया। एक जगह पर आपने जो बाय मास प्रोपोर्शन था 1:8 रखा। अगर बाय मास प्रोपोर्शन आपने 1:8 रखा तो ये वाटर था, और बाय मास प्रोपोर्शन आपने 1:16 कर दिया तो वही चीज देखो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन चुकी है। H2O जिसको आप ड्रिंकिंग वाटर बोलते हो, है ना, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल नेचर का है। और यहाँ देखो H2O2 ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है बेटा H2O2, ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है, स्टेन्स वगैरह क्लियर करने में H2O2 यूज होता है, ठीक है। इसका जो नेचर है बेटा, वो किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी अदर सब्सटेंस को रेड्यूस कर सकता, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो अल्टीमेटली बेटा इन दोनों की प्रॉपर्टी में आपको देखो कितना ज्यादा चेंज मिल गया, है ना। ये H2O एक स्टेबल कंपाउंड है, अगर आप इसको हीट देते भी हो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन यहां आप हीट देते हो तो आपको H2O के साथ नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेव करेगा। क्लियर है सभी को? तो बहुत सिंपल सी बात हो गई बेटा कि अगर आपने रेशो सेम रखा है तो जो आपको कंपाउंड मिलेगा, है ना, वो कुछ अलग वाले रेशो से डेफिनेटली अलग कंपाउंड होगा। अगर आपने रेशो चेंज किया, कंपाउंड भी बदल जाएगा। तो कंपाउंड की सबसे पहली पहचान यही हो गई कि इट हैज फिक्स मास रेशो, ठीक है। दूसरी बात, जब बेटा आप किसी कंपाउंड को डिकम्पोजिट करते हो, जैसे H2O को आपने डिकम्पोज कर दिया, इसका डिकम्पोजिशन करवा दिया, कुछ आपने मेथड अप्लाई किया, जैसे यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, इसका इलेक्ट्रोलाइज कर दिया। इलेक्ट्रोलाइज करने के बाद बेटा ये जो H2O था, ये दोबारा से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O और O2 में ब्रेक हो गया। तो यहां पर बेटा H2O के जो कंपोजिशन था, H2O को जो बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे, वो कौन थे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन वाटर से मिलती जुलती हैं? क्या ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज वाटर से मिलती जुलती हैं? बिल्कुल नहीं। तो सिंपल सी बात बेटा, जो आप कंपाउंड बनाते हो, जरूरी नहीं है कि वो कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के जैसी प्रॉपर्टीज रखता हो। जो कंपाउंड होता है बेटा, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टीज से जनरली बिल्कुल अलग होता है। दोनों बातें आपको समझ आ गई? पहली बात मैंने क्या बताया कंपाउंड के बारे में, कि कंपाउंड इज मेड अप ऑफ फिक्स्ड रेशो ऑफ मास। If you will change the ratio by mass of the constituent elements, constituent compositions, the compound will be changed ultimately. और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, कि compound is having something different properties as compared to their constituents. अपने constituent के comparison में इसकी जो properties होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, ठीक है। तो बस बेटा कंपाउंड यहां से खत्म होता है। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जल्दी से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइन बेटा, तो अभी आपने एलिमेंट सीख लिया, कंपाउंड सीख लिया, और वो दोनों ही बेटा केमिस्ट्री के प्योर पार्ट के अंदर हम पढ़ते हैं, प्योर सब्सटेंस के अंदर। नेक्स्ट जो बेटा हम करने जा रहे हैं, इसका एक इम्प्योर पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, इम्प्योर कंपाउंड के बारे में, इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हम जानेंगे। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है बेटा, कि व्हेन एनी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स with and indefinite proportion, या 2 और more than compounds with indefinite proportion। बेटा जब आप कंपाउंड बना रहे थे, आपको मास क्लियर था, आपको पता था कि मास का रेशो क्या होने वाला है इन कंपाउंड्स का। लेकिन जब मिक्सचर आप बनाते हो बेटा, तो आपको मास का रेशो बिल्कुल फिक्स रखने की जरूरत नहीं होती। सपोज दैट मैंने वाटर ले लिया, वाटर मैंने कितना भी अपनी मर्जी से ले लिया, सपोज दैट 1 लीटर ले लिया। अब इसमें मैंने शुगर मिला दिया, आप शुगर का तो फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज C12H22O11। दोनों ही चीजें फिक्स थी बेटा। H2O को कौन बनाता है आपको पता है, C12H22O11 को कौन बनाता है वो भी आपको पता है। तो ये दोनों कंपाउंड थे, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई प्रोपोर्शन इनका नहीं रखा। 1 लीटर मैंने वाटर डाला, उसमें सपोज दैट 32 ग्राम मैंने शुगर डाल दिया। तो यहाँ जो कंपाउंड बना है बेटा, इसमें कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। मैं शुगर और वाटर का मिक्सचर बनाने के लिए जितनी भी अमाउंट में, जितनी मर्जी मैं चाहूँ, आराम से उतने अमाउंट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले सकता हूँ, यानी वाटर और शुगर ले सकता हूँ। तो अगर बेटा मास फिक्स नहीं होता है, अगर हम मास को एक प्रोपोर्शन में लेके नहीं चलते, देन इट इज नोन एज मिक्सचर, ठीक है। अब मिक्सचर होते हैं बेटा 2 टाइप के। कौन कौन से? एक तो होता है बेटा होमोजेनस, और दूसरा होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस और हेट्रोजीनस 2 टाइप के बेटा मिक्सचर हो।
अब इन दोनों के बारे में बेटा आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में, एक बार जल्दी से हम दोबारा क्लियर कर लेते हैं। होमो का मतलब क्या हुआ? सेम। आफ्टर मिक्सिंग इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्म, मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो जाए, पार्टिकल्स इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कि आप इन कॉन्स्टिट्यूएंट, इन कंपोजिशंस को आइडेंटिफाई ना कर सको। जैसे सिंपल सी बात बेटा, आपने वाटर लिया, वाटर में आपने शुगर मिलाया, शुगर को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया, तो क्या आप शुगर क्रिस्टल को इसके अंदर देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो ये बेटा होमोजेनस मिक्सचर बोला जाएगा। और हेट्रोजीनस का मतलब डिफरेंट अपीयरेंस, डिफरेंट अपीयरेंस। जैसे सिंपल सी बात, कई बार आपने शुगर वाटर लिया और वाटर में शुगर ना मिला के आपने चौक का पाउडर मिला दिया, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आप मिलाते हो, ये वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता। तो आपने मिक्सचर तो बना दिया, लेकिन जो मिक्सचर आपने बनाया बेटा, वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, दोज आर विजिबल सेपरेटली, उनको आप आसानी से अलग अलग करके देख सकते हो, है ना। तो इसीलिए आप इसको हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलोगे। क्लियर हो गया? तो मिक्सचर बेटा दो टाइप के, वन इज होमोजीनस, अनदर इज हेट्रोजीनस। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आज का दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज एटम। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से समझना है। बेसिकली बेटा अभी तक जो हमने सीखा है केमिस्ट्री में, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट एवर पार्टिकल। देखो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक डिफरेंट चीज होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आप आगे पढ़ोगे, जो एक एटम का ही कंपोजिशन है। लेकिन सिंपली बेटा जब हम एक केमिकल लेवल पर बात करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन करवाने की बात करते हैं, मेरी बात को समझना, आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि आपके पास आयरन था, इस आयरन ने इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन किया। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, डोनेट कर सकता है, पर रिएक्शन नहीं कर सकता। हम यहाँ पर बात बेटा रिएक्शन लेवल पर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एवर विच कैन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, उसको बेटा हम एटम बोलते हैं, ठीक है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बच्चों, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। एटम एक ऐसा सबसे इतना छोटा, सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एग्जिस्ट कर भी सकता है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। इस बात को आपको कैसे समझाऊंगा मैं, कि सपोज दैट आपके पास एक मेटल है, दैट इज गोल्ड। एयू इज गोल्ड, गोल्ड आपके पास एक मेटल है, ठीक है। अब ये मेटल बेटा ये छोटे छोटे एटम से मिलके पूरा का पूरा गोल्ड क्रिस्टल बना होगा, आपके पास गोल्ड का एक ब्लॉक बना होगा। तो यहाँ पर बेटा अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करो तो गोल्ड एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, गोल्ड एटम फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। पर अगर बेटा आप सपोज दैट एक नॉन मेटल की बात कर रहे हो, जैसे आप ऑक्सीजन की बात करो, फ्लोरीन की बात करो, ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि सिंगल फ्लोरीन को एटॉमिक फॉर्म में आप नहीं रख सकते। ये बहुत ज़्यादा इसका बेटा केमिकल रिएक्टिविटी होगी, इस वजह से ये तुरंत F से F2 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है। तो फ्लोरीन का एग्जिस्टेंस यहाँ पर एटॉमिक फॉर्म में आसान नहीं है। दैट इज वाई आई एम द सेइंग वर्ड कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एवर ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, ठीक है। ये होते हैं बेटा एटम्स। तो वो चीज बेटा जो हमेशा एग्जिस्ट कर सके, मेरी बात को ध्यान से समझना, वो पार्टिकल जो हमेशा एग्जिस्ट कर सके उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। समझिएगा ध्यान से मेरी बात को, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट विच मे एग्जिस्ट फ्रीली। ऐसी चीज, ऐसा पार्टिकल जो बेटा हमेशा एग्जिस्ट कर सकता है, वो पार्टिकल जो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, जिसके एग्जिस्टेंस में कोई बेटा हमें डाउट नहीं है, डेफिनेटली एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से आपको समझिएगा, मॉलिक्यूल के बारे में आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूं। जैसे सपोज दैट बेटा आपके पास CO2 है। अब मैंने बोला कि CO2 जो आपके पास है बेटा, ये है सपोज दैट 44 ग्राम। तो 44 ग्राम CO2 में बेटा अकेला एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे CO2 के पार्टिकल आपके पास होंगे, है ना। CO2 के पार्टिकल बहुत सारे होंगे। तो यहां पर बेटा आप इसको क्या नाम देते हो? कंपाउंड देते हो। इट इज कंपाउंड हियर,
है ना। लेकिन अगर आपके पास बेटा CO2 का केवल एक पार्टिकल हो, CO2 का केवल एक पार्टिकल आपके पास हो, तो दैट वन पार्टिकल विल बी नोन एज मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया सभी को, आ गया समझ में। जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल उठा के देखते हैं, यहाँ पर C12H22O11 है, तो ये 32 ग्राम आपने इस एग्जांपल में ले रखा था, तो 32 ग्राम ले रखा है, इसका मतलब C12H22O11 आपके पास अकेला एक मॉलिक्यूल, तो एक पार्टिकल तो होगा नहीं, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो यहां आप इसको क्या बोल सकते हो, कंपाउंड। लेकिन सपोज दैट अगर आपके पास केवल एक पार्टिकल होता C12H22O11 का, तो उसको आप क्या नाम देते, मॉलिक्यूल नाम देते। क्लियर हो गया सभी को। तो मॉलिक्यूल बेटा हुआ दो टाइप का, वन इज होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कैसे, जैसे सपोज दैट आपके पास एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है, दैट इज क्लोरीन, और ये मॉलिक्यूल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, दो एलिमेंट इसके आपस में, दो एटम आपस में इसके मिल गए और Cl2 बना दिया इनने, ठीक है, दो एटम Cl के मिले और इन्होंने Cl2 बनाया। तो ये जो Cl2 बना है बेटा, ध्यान से समझना, ये सेम क्लोरीन के ही एटम से Cl2 बना है, ठीक है, यानी दोनों एटम जो यहां पर हैं सेम एलिमेंट के हैं। तो जब सेम एलिमेंट से बेटा एलिमेंट आपस में कनेक्ट होके मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, देन सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया सभी को, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल क्या हुआ। लेकिन अगर मान लो बेटा आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का पार्टिकल है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो मॉलिक्यूल बनेगा, डिफरेंट एटम्स के बना हुआ जो मॉलिक्यूल है, उसको आप हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल बोलते हो। कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल मींस जो सेम एटम से मॉलिक्यूल बन रहा है, दैट इज होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, और डिफरेंट एटम से अगर मॉलिक्यूल बन रहा है, दैट इज हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो अब चलो इसमें जैसे कुछ और मॉलिक्यूल देख लेते हैं, एग्जांपल के साथ कर लेते हैं। सपोज दैट आपको मैंने बोला Cl2, तो ये कैसा मॉलिक्यूल होगा, होमोन्यूक्लियर। Br2 होमोन्यूक्लियर, O2 होमोन्यूक्लियर, P4 होमोन्यूक्लियर, S8 होमोन्यूक्लियर। और हेट्रोन्यूक्लियर के अंदर क्या हो सकते हैं, जैसे आपके पास CO2 था, हेट्रोन्यूक्लियर, C12H22O11 हेट्रोन्यूक्लियर, SO2 आपके पास है, हेट्रोन्यूक्लियर, NH3 है, इट इज ऑल्सो हेट्रोन्यूक्लियर। तो डिफरेंट एलिमेंट से अगर मॉलिक्यूल बन रहा है बेटा, तो उसको आप हेट्रोन्यूक्लियर बोलोगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एन मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। ध्यान से समझिएगा बेटा, क्या बोला मैंने, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। जैसे सपोज दैट ये Cl2 है, एक सिंपल सी बात समझना, सपोज दैट आपके पास एक एलिमेंट है, कोई मेटल है सपोज दैट, ठीक है। अब ये मेटल बना हुआ है, मैं मान लेता हूं टाइटेनियम का, क्लियर। तो टाइटेनियम तो बेटा एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर जाता है, क्लियर, चलेगा। तो टाइटेनियम जब एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर दिया, तो इसको आप यहां पे मॉलिक्यूल बोल सकते हो क्या, नहीं बोलोगे, ठीक है, ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए, तो इसको तो आप मोनो एटॉमिक बोलते हो। लेकिन अब जैसे मान लो यहाँ पे आप Cl2 की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर कितने एटम से ये Cl2 बना, दो एटम से, तो ये डाई एटॉमिक हो गया, ये भी डाई एटॉमिक हो गया। कहीं पे आपके पास ये CO2 था, तो इसको आप क्या बोलोगे, ट्राई एटॉमिक गैस। P4 है, टेट्रा एटॉमिक। S8 है, बहुत सारे एटम हो गए, पॉली एटॉमिक, क्लियर। तो द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, उस चीज को हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया सभी को। तो इसके बारे में जल्दी से आपको रिवाइज कर लेना है, वीडियो देखने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे फॉर्मूले लर्न करने के लिए, ठीक है। वीडियो के साथ साथ मैं आपको फॉर्मूले दे दूंगा, ठीक है, उन फॉर्मूले को आपको लर्न करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।